आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने वाले हैं जिसने मुस्लिम समाज की वेलफेयर एक्टिविटीज़ को हाशिए पर ढकेल दिया है। हम बात कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन और उसमें हुए चेंजेस और सरकार और उसकी एजेंसियों के जरिए इन प्रॉपर्टीज़, इन ज़मीनों पर किए गए असंवैधानिक इलीगल कब्जे की। इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे परेशान कर देने वाली सच सामने लाएंगे जो इंसाफ पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात कि कैसे सरकारें एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है। एक बहुत ही अहम गलतफहमी फैली हुई है कि वक्फ बोर्ड जिस भी प्रॉपर्टी को चाहे उस पर दावा ठोक सकता है और आप उसके खिलाफ़ किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और ये सबसे करप्ट और भ्रष्ट संस्थाओं में से एक है, मगर हकीकत इस प्रोपगंडा के बिल्कुल अलग है। असल में वक्फ बोर्ड इतना बेबस है कि उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ जो किसी ज़माने में कमज़ोर तबकों के फ़ायदा पहुंचाने के लिए थी, गैर कानूनी कब्जे का शिकार हो चुकी है। और सबसे बड़ा काबिज कौन है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस देश में सबसे ज़्यादा कब्जा करने वाली प्रॉपर्टीज़ पर अगर कोई है तो इस देश की सरकारें हैं। उसके इदारे और बड़ी बड़ी कंपनियां सबसे ज़्यादा ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा की हुई हैं। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 54 वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को यह पावर देता है कि वो कब्जा करने वाले को बेदखल करने का नोटिस जारी कर सकते हैं, चाहे अपनी मर्जी से या किसी के अपील पर। लेकिन फिर भी इतने सख्त कानून के बावजूद वक्फ बोर्ड अपनी ही जायदाद वापस नहीं ले पाता है। आखिर ऐसा क्यों? अगर हम इस मसले को ठीक से समझना चाहते हैं, अगर इस मसले को ठीक से जानना चाहते हैं, तो हमें वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तारीख पर एक नज़र डालनी होगी। यानी मुस्लिम हुकूमत से लेकर ब्रिटिश दौर और फिर आज़ाद हिंदुस्तान की एक तारीख का मुआयना करना पड़ेगा कि कैसे कैसे वक्फ बोर्ड किन किन मरहलों से गुजरा है। हिंदुस्तान में वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत 1192 में हुई, जब सुल्तान मोहिउद्दीन गौरी, जिन्हें ज़्यादातर लोग मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव वक्फ कर देते हैं और उनकी देख रेख सैफुल इस्लाम नाम के एक मुतवल्ली यानी ट्रस्टी के हवाले कर दी। मुस्लिम दौर में वक्फ का सिस्टम कुछ इस तरह था कि वक्फ की प्रॉपर्टी की देखभाल मुतवल्ली किया करते थे, जो इस काम के लिए पूरी तरीके से कमिटेड होते थे। इन मुतवल्लियों के काम की निगरानी काजी करते थे और काजी हुकूमत के दखल से स्वतंत्र होता था, आज़ाद होता था। अब जरा देखिए कि उस वक्त वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम कैसा था। स्टेट लेवल पर एक अफसर थे जिसे सदर कहा जाता था, जो वक्फ की ग्रांट और एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह जिम्मेदारी सदर सरकार के पास होती थी। विलेज लेवल पर यह जिम्मेदारी उस काजी के पास हुआ करती थी। इस लेवल पर काजी वक्फ की प्रॉपर्टी की देखभाल किया करते थे। वक्फ प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी का कलेक्शन का काम दीवान के जिम्मे होता था और रोज़मर्रा कामों की सीधी निगरानी मुतवल्ली खुद किया करते थे। यानी एक बिल्कुल साफ और मजबूत सिस्टम था जिसमें सरकार का कोई गैर ज़रूरी दखल नहीं था। इस सिस्टम की एक सबसे अहम खासियत इसकी बेहद सख्त रिकॉर्डिंग कॉपी थी। फरमान नाम के डॉक्यूमेंट वक्फ के डिटेल्स को रिकॉर्ड करती थी, जैसे कि वक्फ किसने बनाया, उस वक्त हुक्मरान कौन था, उस मुतवल्ली का ऑनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड माने जाते थे। ये पूरा सिस्टम शरीयत के कानून पर चल रहा था, जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इस्लामी उसूलों को सख्ती से पालन करवाता था। और उस वक्त मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने अपने बड़े बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस दिल्ली में ही बनाए थे। और साल 1628 में तो शाहजहां ने दिल्ली के एरिया में एक पूरा शहर शाहजहानबाद के नाम से बसा दिया था। रेड फोर्ट और चांदनी चौक का एरिया सब इसी में आता था। इसी वजह से आप देखेंगे कि सरकार के ज़रिए अनऑथराइज्ड कब्जा जो है वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में पाया जाता है। यह एक डार्क हिस्ट्री है जिसे हम इस वीडियो में आगे डिटेल में बताएंगे। मुस्लिम शासन के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आते हैं। शुरुआत में अंग्रेज़ों ने मजहबी इदारे में दखल अंदाजी से परहेज किया, शायद इसलिए कि उन्हें बगावत का डर था। मगर जल्द ही कहानी बदल गई। वक्फ की जायदाद की बड़ी तादाद आमदनी पैदा कर रही थी और अंग्रेज़ों की नज़र में हमेशा के लिए ज़मीन और दूसरी रिसोर्सेज पर पकड़ मजबूत करने का इरादा था। तो उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए नए नए हथकंडे तो नहीं अपना सके, क्योंकि ज़मीन मजहबी थी। मगर उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि अगर वो वक्फ की प्रॉपर्टी को सीधा हड़प नहीं कर सकते तो उसे कंट्रोल करने के लिए नए कानून बना सकते हैं। वक्फ की बुनियादी उसूल यह थी कि एक बार कोई ज़मीन वक्फ हो जाए तो उसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मगर अंग्रेज़ों ने वक्फ की जायदाद को ज़मीन
ज़मीन की मार्केट के वैल्यू की नज़र से देखना शुरू कर दिया और इसके असली मकसद को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया। अब हर सिस्टम में कुछ ना कुछ करप्शन तो होता है और इंसानी फितरत में है, उसमें खामियां होती हैं, लाजमी है, गलती होगी। अंग्रेज़ों ने इसी को बहाना बना लिया और उन्होंने कहा कि हम करप्शन को रोकने और बेहतरीन तरीके से व्यवस्था को सुधारने के लिए नए कानून ला रहे हैं। मगर हकीकत यह थी कि वो वक्फ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। आज़ाद हिंदुस्तान में भी मोदी सरकार यही तरीका अपना रही है। आज की सरकार भी यही दावा कर रही है कि हम रिफॉर्म और करप्शन रोकने के नाम पर वक्फ एक्ट में बदलाव कर रहे हैं। 1828 में अंग्रेज़ों ने लैंड रीजेंस एक्ट लागू करके पहला बड़ा कदम उठाया। अंग्रेज़ों ने इस कानून के जरिए वक्फ प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। मगर 1857 की बगावत के बाद जब मुसलमानों ने कड़ा विरोध किया तो वक्फ प्रॉपर्टी को टैक्स से बाहर कर दिया गया। मगर यह तो बस एक शुरुआत थी। 1864 आया। पहले वक्फ से जुड़े जितने भी झगड़े होते थे उसका फैसला काजी यानी इस्लामी जज किया करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने एक नया कानून लाकर यह हक भी उनसे छीन लिया। अब वक्फ के मसले अंग्रेजी जज सिविल कोर्ट्स में जाने लगे, जैसे कि वक्फ की ताकत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया। इसके बाद आया 1822 का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इस कानून के तहत वक्फ प्रॉपर्टी को खरीदने, बेचने और ट्रांसफ़र करने की इजाज़त दे दी गई। अब जब इस्लाम में वक्फ प्रॉपर्टी को बेचना या ट्रांसफ़र करने की इजाज़त ही नहीं है, यानी अंग्रेज़ों ने वक्फ के सिस्टम को पूरी तरह कमज़ोर करने की बुनियाद डाल दी। इसके बाद प्रॉपर्टी इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करने लगे। अब ज़रा वाक़या देखिए। 1911 में अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का फ़ैसला किया। ज़रा गौर करिएगा। और इस फैसले के सबसे बड़ा नुकसान वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हुआ। उन्होंने इस लैंड एविक्शन एक्ट और पब्लिक वेलफेयर के नैरेटिव का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के 100 से ज़्यादा गांव पर कब्जा कर लिया, जिनमें कई वक्फ की ज़मीनें भी थी। मुसलमानों ने इसकी ज़बरदस्त मुखालफत की, मगर अंग्रेज़ों का किसी भी तरीके से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। जैसे आज की सरकार कह रही है कि हम तो नहीं हटेंगे। इस ज़बरदस्ती ने मुसलमानों में गुस्से और नाराज़गी को काफ़ी बढ़ा दिया। जैसे जैसे अंग्रेज़ों की दखलंदाजी बढ़ी, मुसलमानों का विरोध भी तेज हुआ। जब मुस्लिम लीग का दबाव बढ़ा तो अंग्रेज़ों को आखिरकार एक नया कानून लाना पड़ा। 1923 में मुस्लिम वक्फ एक्ट। इस कानून के तहत वक्फ को कानूनी दर्जा दिया गया। हर वक्फ की रजिस्ट्रेशन लाजमी कर दी गई। आमदनी की ऑडिटिंग और वक्फ के बेहतर मैनेजमेंट के लिए हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बनाने का आदेश दिया गया। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम कमिश्नर रखे गए जो इन प्रॉपर्टीज़ की निगरानी करते थे। तो अंग्रेज़ों के दौर में वक्फ का सफ़र कुछ इस तरह था। लेकिन क्या आज़ादी के बाद वक्फ की हालात सुधरी? फिर नए तरीके से इस पर कब्जा जारी रहा। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सरकार ने 1954 में वक्फ एक्ट पास किया। बाद में इसमें कई बार बदलाव हुए। आखिरकार 1995 में नया वक्फ एक्ट लाया गया, जिसे 2013 में और भी मॉडिफाइड किया गया। आज की तारीख में हिंदुस्तान में वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसी कानून के तहत चल रहा है। कब तक चलेगा इसका अंदाज़ा मुश्किल है, जिसकी देखरेख मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल करती है। हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड बनाया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट के तहत काम करता है। इनका काम यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी सही तरीके से मैनेज हो और इनसे होने वाली आमदनी सही जगह इस्तेमाल की जाए। अब भी मुतवल्ली वक्फ प्रॉपर्टी की देखरेख करते हैं, लेकिन उनकी आज़ादी बहुत ही लिमिटेड हो गई है। अब सरकार की सीधे निगरानी में उन्हें काम करना पड़ता है, जिससे उनकी ऑटोनॉमी लगभग खत्म हो चुकी है। सेंट्रल